नमस्कार। इधर ईरान का रायता सिमट रहा है। वैसे चीन का इसमें बहुत बड़ा रोल सामने आया है। अभी जो ताज़ा खबरें आई हैं उसमें चीन ने घोषित रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन जो अंदर की खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से चीन के मंत्रियों के इंटरव्यू हैं, लेकिन आधिकारिक बयान नहीं है। चीन ने गारंटी दी है ईरान को कि तुम्हारे किसी नेता को मारा नहीं जाएगा, तब युद्ध विराम हुआ है। मतलब पाकिस्तान फ्रंट में था, लेकिन पीछे से चीन युद्ध विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। और इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? इसका मतलब ये है कि चीन अब एक बड़ी पावर बन चुका है और अब उसका सिक्का चल रहा है। लोग अमेरिका पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, चीन पे भरोसा कर रहे हैं। और इसी बीच में मैंने आपको जैसे बताया था कि चीन ने ताइवान के आसमान पे और उसके आसपास पूरे इलाके में उड़ानें प्रतिबंधित कर दी। 40 दिन के लिए कहा कि ये एयर स्पेस अब मेरे पास है, तो कोई दुनिया की उड़ान वहाँ से नहीं निकलेगी। ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन इस बीच में कुछ और बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिससे ये पता लगता है कि अगला पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट अगर कुछ होने वाला है तो वो होने वाला है चीन और ताइवान का। और केवल एयर स्पेस बंद करने पे जो मैंने एनालिसिस दिया था वो दिया ही था। उसके बाद कुछ बड़ी चीज़ें हो रही हैं, जिसके ज़रिए अगर आपको याद हो तो शी जिनपिंग ने कहा था कि हमारा इरादा है शांतिपूर्ण ढंग से ताइवान को पूरी तरह कंट्रोल में लेना, यानी एक जैसी व्यवस्था बनाना, शासन व्यवस्था। हमारे देश का हिस्सा तो है ही, और उसके लिए हम, और उन्होंने ये भी कहा था चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस में कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सख्ती जो है, ताकत जो है, उसके इस्तेमाल से इनकार नहीं करते, लेकिन हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम शांति से करें। ये पूरी कहानी है। लेकिन अब यहाँ से एक नया डेवलपमेंट शुरू हुआ है, और नया डेवलपमेंट बहुत रोचक है। जो दुश्मन थे चीन के ताइवान में, उसके नज़दीक आ रहे हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। बहुत रोचक कहानी होने वाली है, मैं अभी आता हूं। आज एक मेहमान आया था ताइवान से चीन में, और उस मेहमान का जबरदस्त स्वागत हुआ। इतना स्वागत हुआ जैसे कि किसी रॉक स्टार का किया जाता है। भव्य आयोजन चीन की सरकार कर रही थी, और ये मेहमान आया था ताइवान से। उस ताइवान से जिसके साथ में चीन का 36 का आंकड़ा बताया जाता है। और जब तक ट्रंप नहीं आया था तो अमेरिका ताइवान के लिए चीन से भी लड़ने को तैयार था। और ये मेहमान आया है तब जब अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने वाले हैं। उससे पहले ताइवान का एक मेहमान चीन में आता है। ये मेहमान कौन है, इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे इतिहास में जाना पड़ेगा, लेकिन इतिहास में गए बगैर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेहमान है वहाँ की जो ताइवान है उसकी विपक्ष की पार्टी की नेता, जिसका नाम है चेंग ली वुन। 10 साल बाद उनकी पार्टी का कोई नेता चीन गया है। तो ये कौन है? विपक्ष की नेता। तो चीन की विपक्ष की नेता को, ताइवान की विपक्ष की नेता को इतना जबरदस्त वेलकम क्यों मिल रहा है? तो इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास के कारण वेलकम नहीं मिल रहा है, लेकिन जब तक इतिहास में नहीं जाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि ये वहाँ से जो आई है ये किस पार्टी की नेता है। एक कुओमिंतांग पार्टी है, KMT कहते हैं उसको शॉर्ट में। उस पार्टी की ये नेता है, और ये पार्टी लंबे समय तक ताइवान में सत्ता में रही है। और उसके बाद से 92 में इन्होंने एक, खैर लंबे समय तक ये वहाँ पार्टी रही है सत्ता में। अब विपक्ष में है, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी रही है, अब विपक्ष में। लेकिन एक अंतर है, KMT ताइवान में आई कैसे, इसका इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल किसी ज़माने में ताइवान में राजतंत्र हुआ करता था, माफ़ कीजिए चीन में राजतंत्र हुआ करता था। और ये राजतंत्र होता था 1644 से 1912 तक, और ये कहलाता था किंग राजवंश। इस राजवंश के लोगों में बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, और सबसे बड़ी बात कि जो वॉर लॉर्ड होते हैं, मतलब
ऐसे ताकतवर लोग वो उस राजवंश में सत्ता चलाया करते थे, और उस चक्कर में चीन ना कई हिस्सों में एक तरह से बट सा गया था, अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा महाराजा जैसे पहले हमारे यहाँ होते थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई और ये शासन बहुत सारी चीज़ों से और अफीम युद्ध से कमज़ोर पड़ गया। लंबा हो जाएगा मामला अगर मैं अफीम युद्ध क्या है वगैरह वगैरह में जाऊंगा। खैर कुल मिला के, और ये एक लंबा जो लोकतंत्र था वो राजतंत्र जो था ये 1911 में समाप्त हुआ, सुन यात सेन जो थे उनकी शिन्हाई क्रांति के कारण। कुल मिला के राजा ने इस्तीफा दिया और इनकी पार्टी का शासन आ गया, और ये शासन जो है इन्होंने बहुत 2000 साल पुरानी उखाड़ फेंक दिया, और 1912 में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है सर, एक लंबा राजतंत्र वो समाप्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ, लोकतंत्र की या कहें गणतंत्र की स्थापना हो गई। गणतंत्र का मतलब होता है जनता की चुनी हुई सरकार। और उसके बाद में उन्होंने एक पार्टी बनाई KMT, और वो टोंगमेन हुई कहलाती थी उस समय, और उस पार्टी में से निकले चियांग काई शेक। कुल मिला के इन्होंने जिन्होंने ये बनाई थी उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद इनकी विरासत को यानी चाइना के एकीकरण को, वारलॉर्ड्स को ख़त्म करना, उस तरह से जो काम को आगे बढ़ाया वो दो लोगों ने बढ़ाया। एक KMT पार्टी थी और दूसरी थी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी माओ से तुंग वाले। लेकिन सरकार में KMT बनी हुई थी। जब KMT सरकार में बनी हुई थी तो उसके राज्य में कुछ समस्याएं आनी शुरू हो गईं। समस्या ये आई कि शहरों के विकास की तरफ ध्यान था, गांव को कोई देखता ही नहीं था। समस्या ये आई कि बहुत सारे एलीट लोग बन गए, बड़े बड़े लोग, उनकी चलती थी, उन्हीं का शासन चलता था, सरकार भी उनकी सुनती थी, किसानों और मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो एक लॉन्ग वॉक किया माओ से तुंग ने, और उनका नाम माओ जेडांग भी कहते हैं लोग, लेकिन माओ से तुंग उनका नाम था। बाकी लोग वो जो भाषाओं के हिसाब से अलग अलग, जेडांग वेडांग अंग्रेजी उसका संस्करण है। उन्होंने एक लंबी वॉक और बड़ी संख्या में चीन के लोगों को अपने साथ जोड़ा, किसानों को और मजदूरों को, और कहा कि भाई आपका हक मिलने के लिए ज़रूरी है कि इस देश में समाजवाद हो, सब बराबर हो, सबकी आमदनी बराबर हो। ऐसा ना हो कि एक आदमी जो है वो अडानी जो है वो रोज़ दिन रात अरबपति करोड़पति बनता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जैसा हमारे यहाँ चल रहा है। हम लोग कई बार इस आंकड़ों को डिस्कस कर चुके हैं, और ये इंटरनेशनली रिनाउंड आंकड़े हैं, किसी कम्युनिस्ट देश से नहीं आए हुए आंकड़े। बहरहाल बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख लीजिएगा। तो अब जब हमारी गरीब और अमीर बढ़ते चले गए तो वहाँ की जनता में असंतोष हुआ और एक गृह युद्ध शुरू हो गया। कैसे? जो सत्ताधारी KMT पार्टी थी, वो जो अभी KMT पार्टी की जिस पार्टी की नेता आई हैं भी ताइवान से, ठीक है साहब, KMT पार्टी और कम्युनिस्टों के बीच में, कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। इसको गृह युद्ध भी कहते हैं लोग। KMT पार्टी के लोगों को कम्युनिस्टों ने मार मार के खदेड़ा। एकदम उससे पहले की कहानी ये है कि कम्युनिस्टों को इन्होंने मारा था, हिंसा की थी कम्युनिस्टों के खिलाफ और डराने की कोशिश की थी सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके। जैसे भी आप देख रहे हो, उसने पवन खेड़ा ने बयान दे दिया, पुलिस छोड़ देगी, उसके पीछे किसी का बुलडोजर चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो साहब उनको किया, तो उन्होंने क्या, उनको उनके साथ जो KMT वालों ने कत्लेआम इस तरह से किया था कि छोटे छोटे टुकड़े बच्चों के, महिलाओं के सब किए थे। और उस समय तक जापान ने भी फ़ायदा उठाया कमज़ोर देश का, राजा वाले, और एक हिस्सा बड़ा वाला जो तटीय इलाका है, और बाकी जगहों पर जापान ने भी कब्जा कर लिया था। जब ये आए तो इन्होंने KMT को पीटना शुरू किया, माओ ने, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों का साथ मिल गया था कम्युनिस्टों को, और मारना पीटना शुरू किया। तो ये खदेड़ता चला गया इनको पूर्व की दिशा में, और खदेड़ते खदेड़ते नौबत ये आ गई कि ये एकदम किनारे पहुंच गए। उसके बाद इनको लगा कि सरवाइव नहीं कर सकते, तो KMT पार्टी के लोग, जिस पार्टी की ये मैडम आई है, वो लोग चाइना छोड़ के भाग गए अपने पशुओं को लेकर। चाइना के पास में एक द्वीप होता था, उस द्वीप पे जाके बस गए और उसका नाम उन्होंने रख दिया ताइवान। लेकिन
उनका कहना यह था कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, इन्होंने अवैध तरीके से चीन पे कब्जा कर लिया है, असली शासन हमारा ही है, हमारी सरकार निर्वासित सरकार है, लेकिन सरकार में हम ही हैं। तो वो है, उनकी जो सरकार थी वो थी रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो कहते थे पूरा देश एक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, हम ताइवान वाले जो है राजा हैं। वहाँ उन्होंने, जो मेनलैंड चाइना है जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। इनका कहना था कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये है और वो भी चाइना हमारा है। चूंकि उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में रूस भी साथ था, अमेरिका भी साथ था, तो सब लोगों ने मिलकर 1945 में जापान के ऊपर जब परमाणु बम गिर गया अमेरिका का, तो जापान कमज़ोर हो गया और उसका फ़ायदा उठा के इन्होंने जापानियों को जो भी थे वो खदेड़ दिया, चीन को अपना एक बना लिया। तो इन्होंने वन चाइना पॉलिसी को पास करा लिया संयुक्त राष्ट्र में, यानी वो ताइवान भी इनका हिस्सा, ये भी इनका हिस्सा। फिर भी जापान के जो कब्जा किए हुए कुछ इलाके बच गए, जैसे कि जापान था, जापान के अंडर में जो इलाके थे उससे अलावा थोड़ा सा हिस्सा और भी था जो बाद में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया बना, ये वो हिस्सा है। खैर, तो अब क्या हुआ कि जापान के उस वक्त, बहुत आपकी जानकारी में होगा, बहुत क्रूर होते थे जापानी। सोचिए कि चीन के लोगों को अगर जो कोई चीनी भाषा बोल रहा है तो उसको काट के कुत्तों को डाल देते थे, इतने क्रूर होते थे। खैर, तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच में क्या हुआ, चीन एक है, ये पास हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने करा लिया, ये वन चाइना पॉलिसी है और ये ताइवान भी हमारा हिस्सा है, भले ही वहाँ पर किसी और की सरकार है। और ये लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि समुद्र पार करके युद्ध करना और उनको खदेड़ना मुश्किल था, इसलिए इन्होंने कहा बस जाओ, वहाँ दूर जाओ, पड़े हुए वहाँ आंगन कुटी छवाए पड़े रहो। तो ये पड़े रहे ताइवान वाले। अभी सोचिए कि जिस पार्टी को कम्युनिस्टों ने मार पीट के खदेड़ा था और जो पार्टी उस नुकसान को उठाने के बाद कम्युनिस्टों के विरोध के आधार पर खड़ी हुई थी, उस केएमटी की लीडर आज चाइना में जा रही है और चाइना में उसका भव्य स्वागत हो रहा है। आप कहोगे तो गलत बात है भाई, जब दोनों के बीच में झगड़ा था तो क्यों चली गई? यहाँ पर आपको कुछ चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आ गई है एक और पार्टी, जो पार्टी सत्ता में है और सत्ता की वाली जो पार्टी है उसके साथ में एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है। उस पार्टी का नाम है डीपीपी और राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते। अब लाई चिंगते को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी सेपरेटिस्ट मानती है और केएमटी भी सेपरेटिस्ट मानती है। मतलब इतना इतिहास समझने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि दोनों चीन एक रखना दोनों पार्टियों का मकसद था। वो भले ही इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे या उनकी नहीं करते थे, लेकिन दोनों की नज़र में एक ही चीन था। ये जो पार्टी आई है ये कहती है भाई ठीक है, अब हम ताइवान से ही काम चला लेंगे, ताइवान की हमारी सरकार हो गई, तुम अलग, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम हमारा काम जाने, हमारी तरफ से तुम हमारा देश नहीं और तुम्हारी तरफ से ताइवान देश नहीं, मतलब कुल मिला के एक अलग देश की मान्यता हमको दे दो। और इस बात को लेकर एक झगड़ा शुरू हो गया है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अलग अलग देश नहीं होना चाहिए, रहेगा तो एक ही। फिर एक देश दो व्यवस्था का फार्मूला भी आता है, जैसा कि हांगकांग वाला है कि हांगकांग है तो चीन का हिस्सा, लेकिन वहाँ का सिस्टम अलग चलता है। इसके लिए भी चीन तैयार नहीं है और यहाँ पर केएमटी आधा आधा तैयार है। तो निचोड़ की बात यह है कि जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के दुश्मन होते थे वो आज कम्युनिस्ट पार्टी के मेहमान हैं, ज़ोर शोर से उनका स्वागत हो रहा है। और चीन एक संदेश दे रहा है अमेरिका को, अगले महीने ट्रंप आने वाले हैं, भाई देखो ऐसा है, तुम जो भी करो ये जान लो कि ताइवान का हर आदमी हमारा दुश्मन नहीं है, ताइवान हमारा दुश्मन नहीं है। एक बड़ी पार्टी, आज भी ये सबसे बड़ी पार्टी है, संसद में केएमटी ही बहुमत में है, राष्ट्रपति दूसरे का चुना गया है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पे, तो आज भी बहुमत में लोग चीन को अपना मानते हैं। इसलिए अमेरिका इसमें बीच में ना घुसे। बाइडेन के टाइम पे काफ़ी लोग लगे रहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे भी ताइवान को एक तरफ छोड़ दिया है। तो अगर आज डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले चीन इस होल्ड को कायम करने में कामयाब हो जाता है और अगर वो एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाता है केएमटी के साथ मिलकर, जिस केएमटी के खिलाफ कभी चला था, और डीपीपी को खदेड़ देता है,
तो ताइवान पे कब्जा आसान हो जाएगा शी जिनपिंग का। तो आप पूरी सिचुएशन समझिए कि जब ये पूरा कहानी चल रही है ईरान वीरान वाली, इस बीच में ताइवान को मोटा मोटा तौर पे इन प्रिंसिपल कब्जा करने की एक राजनीतिक भूमिका शी जिनपिंग ने बना ली है। अब शी जिनपिंग एक अच्छे तरीके से ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे दुनिया को कि उस ताइवान में भी मेजॉरिटी लोग हमारे से नफरत नहीं करते हैं, और ये जो थोड़े बहुत नफरत करते हैं तो सेपरेटिस्ट हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये JKLF वाले हैं, ऐसे समझ लीजिए हिंदुस्तान के संदर्भ में। तो ये तो अलग देश बनाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। तो इन सब लोगों को खदेड़ना होगा। तो हम मदद करेंगे, किसकी करेंगे? KMT की करेंगे। आओ मिलजुल के इनको सेपरेटिस्ट को खदेड़ें, चीन एक ही रहेगा। तो इतिहास दोहराया जा रहा है, कभी मिलजुल के चीन को एक किया था KMT में और कम्युनिस्ट पार्टी ने, और कम्युनिस्ट पार्टी को फायदा मिला वहाँ से, सोवियत संघ से भी, सोवियत संघ बगल में था। तो कुल मिला के ये पूरी कहानी, और इसीलिए जब वो कोरिया था जापान के कब्जे में, उसके भी दो हिस्से हुए। जो हिस्सा चीन के प्रभाव में था वो उत्तर कोरिया बन गया, जो अमेरिका और इनके प्रभाव में था जापान के, वो दक्षिण कोरिया बन गया। इसके अलावा ये जो दूसरी वाली पार्टी है DPP, ये ज़्यादा जापान के चक्कर में रहती है, जापान के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहती है, ये जापान को अपना मानती है। और KMT कहती है नहीं, ये हमारा मादरे वतन, वतन एक ही है हमारा। तो ये कहती है कि कम्युनिस्ट जैसे भी हैं लेकिन वो हमारे देश के हैं। तो ये उनके साथ जाने लग गई है, जिन्होंने देश से मार मार के हिंसक घटना कर इनको भगा दिया था। आज वही बुला के इनका स्वागत कर रहे हैं, भव्य स्वागत। तो ये एक सीधा सीन दिखाई देता है कि शी जिनपिंग ने कितनी स्टाइल से विषाद बिछा ली है। जापान के पिट्ठुओं को खदेड़ दिया जाएगा, और इसको लेकर ताइवान वाले भी खुश होंगे और चीन वाले भी खुश होंगे, क्योंकि परंपरागत रूप से एक इतिहास है जापान की क्रूरताओं का, जापान के अत्याचार का, और जापान की आक्रामकता का, कि कैसे उन्होंने इनके देश पे कब्जा कर लिया था। तो बड़ी स्मार्ट तरीके से ये उस पार्टी DPP के लोगों के नाम पे ताइवान में घुस जाएंगे, जो सिर उठाएगा उसको पीटेंगे। और इसीलिए वहाँ जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, पैसे वाले बड़े लोग हैं, उन सब लोगों ने, मैंने आपको पिछली बार बताया था, वहाँ से नागरिकता लेनी शुरू कर दी। कोई सिंगापुर में जा रहा है, कोई टर्की में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। वो अपना अलग अलग घर वगैरह खरीद के वहाँ सेटल हो रहे हैं कि भाई टेंशन होगी तो वहाँ चले जाएंगे। तो बस ताइवान समझिए कि बहुत जल्दी चीन उस पर कब्जा करने की सिचुएशन में आने वाला है। अब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन चीन में डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले आ रही है। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप से किसी तरह की सौदेबाजी करने में कामयाब होते हैं, वो तो बिजनेसमैन है, देखो भाई ऐसा ऐसा फ़ायदा हो जाएगा। जापान ने तो तुमको कपट कर दिया, जब तुम्हारा ईरान से झगड़ा हो रहा था तो उसने कह दिया हम नहीं देंगे अपना एयर डिफेंस सिस्टम, हम साथ नहीं देंगे, मिसाइल नहीं देंगे। तो इसके चक्कर में क्यों पड़ते हो? ये जापान की पिट्ठू पार्टी यहाँ घुसी हुई है, इसको निकाल देते हैं, तुम्हें जो चाहिए ले लेना, हमको देश लेने दो, कुछ सेट कर लेंगे। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप दिखावे का विरोध करता रहेगा और कब्जा कर लेगा। तो अब ताइवान जो है वो खतरे में है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, फॉरवर्ड करें, अंगूठों का इस्तेमाल देश हित में करें, अच्छी सूचनाओं के हित में करें। सब्सक्राइबर नहीं बने तो बन जाए भैया, 10 लाख तो हो जाने दो इस चैनल के। दूसरे वाले के भी 20 लाख होने के बस करीब ही हैं, तो जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करो। नमस्कार, मार्केट में एकदम नया है। नमस्कार, जय हिंद।